Hello and welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss the Hindu newspaper analysis and the date is 16th of October 2024. So let's begin the discussion. First article related to कि इंडिया एक फूड सफिशिएंट कंट्री है लेकिन उसे हंगर फ्री की ज़रूरत है, हंगर फ्री होने की ज़रूरत है। सेकेंड आर्टिकल रिलेटेड है यील्ड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम, मतलब यील्ड तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो एग्री फूड सिस्टम है उसमें न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। और जो थर्ड आर्टिकल है वो रिलेटेड है एक नोबेल प्राइज़ जो एक्सप्लेन कर रहा है एक नेशंस फेल को, जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक के फील्ड में। उन्होंने ये बताया कि नेशंस फेल क्यों हो रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो अदर जो सम कंट्रीज़ जो हैं, सम नेशंस हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं बट सम कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? ठीक है, जो फोर्थ आर्टिकल है वो है ऑन द नीड टू मेक कंटेनर्स टू बूस्ट ट्रेड, मीन्स कि कंटेनर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और बूस्ट कैसे हो सकता है ट्रेड विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, फिफ्थ आर्टिकल है वो डीपर रोल, मीन्स कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल जो गाजा स्ट्रिप में है वो उसका क्या रोल है, इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा सिक्स्थ आर्टिकल है वो है सफरर्स अवार्डेड, मीन्स कि इस बार नोबेल पीस प्राइज़ जो अवार्ड किया गया है वो एक सफरर को अवार्ड किया गया है जो जापानीज बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जो फोर्थ है वो हमारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस के कुछ आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद द फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू है एक फूड सफिशिएंट इंडिया नीड्स की जो ज़रूरत है इंडिया हंगर फ्री की। ठीक है, इंडिया एक फूड सफिशिएंट कंट्री है बट इसे ज़रूरत है हंगर फ्री होने की। ओके, तो टारगेट क्या क्या है? एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड फॉर्म ऑफ मिल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से डेजिग्नेटेड है? एक हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स है उसे ख़त्म करना है 2030 में। तो ये गोल्स, इन गोल्स को रिमूव करना है और रियलाइज़ करना है राइजिंग कन्फ्लिक्ट, मीन्स ये रियलाइज़ कर रहे हैं ये गोल को ख़त्म करने के एक एजेंडा है बट हम क्या रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखने को मिल रहा है और ये इनके जो वल्नरेबल और फूड डेफिशिएंट इनकी वजह से हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट करते हैं लैक ऑफ एक्सेस एंड अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करते हैं? हेल्दी डाइट्स को, कि हेल्दी डाइट्स अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और फूड सफिशिएंसी सर्व करता है प्री रिक्विजिट टू एड्रेस हंगर, मतलब फूड सफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है कि फूड सफिशिएंसी हो लेकिन वहाँ पर न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशनल मैकेनिज्म जो इंडिया में है वो इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू फूड दैट इज़ अफोर्डेबल। ये अफोर्डेबल होना ज़रूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैकेनिज्म है उसके अंदर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे अफोर्डेबल करने की एक कैपेसिटी होती है। एडिक्वेट फूड, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक बैलेंस्ड फूड इंटेक हो एडिक्वेट फूड में। ठीक है, एडिक्वेट फूड होनी ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट फूड में सारे जो एफिशिएंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हों। ज़रूरत नहीं है कि ये एक सफिशिएंट फूड सबको मिले बट उसमें न्यूट्रिशन की भी वो अवेलेबिलिटी काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स जो है उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो हंगर फ्री इन्वायरमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो न्यूट्रिशनली कंप्लाइंट है। ठीक है, और इसके बगैर जो अफोर्डेबल फूड है वो अनअफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज अगर हेल्दी डाइट्स की जो अनअफोर्डेबिलिटी है वहाँ पर जो अनहेल्दी फूड इनटेक करते हैं और देयर अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज अक्रॉस द पॉपुलेशन सेगमेंट। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी भी वहाँ जनरेट करती है। एक लैक ऑफ अ परचेजिंग कैपेसिटी, इंडिया में जैसे कि परचेज कैपेसिटी इंडियन फूड जो सिस्टम है, जैसे थाली है, एक थाली को परचेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉस्ट मीन्स एक थाली की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर हंगर डाइट जो हेल्दी डाइट है वो भी नहीं मिल पाती। और जो ग्लोबल मैग्नीट्यूड है यहाँ का जो डेटा देखिए कि अंडर नॉरिश्ड ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कितना है, अराउंड 9.4% अंडर नॉरिश्ड पीपल हैं, अराउंड 757 मिलियन पीपल
2023 में इतना ज़्यादा अंडर नरिश्ड पीपल थे। ठीक है, ये डिसप्रोपोर्शनेट है अफ्रीकन रीजन में, जो कि 20.4% इतना ज़्यादा रेशियो है और लोग फेस कर रहे हैं हंगर को। और इसके कंपेरिजन में देखा जाए कि एशिया में कितने हैं, एशिया में है 8.1%, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में है 6.2%, ओशियानिया जो कि नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अदर कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अदर जो कंट्रीज हैं वो फेस कर रहे हैं, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, 7.3% ये अंडर नॉरिश हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हैं, बट वहाँ पर रेशियो कम हो सकता है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री हैं। लेकिन एशिया के इसमें अफ्रीका के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एशिया में जो है वो अराउंड 384.5 मिलियन इतने पॉपुलेशन पीपल जो है फेस कर रहे हैं हंगर को और अंडर नॉरिश हैं, कंपेयर टू 98.4 मिलियन इन अफ्रीका, बिकॉज अफ्रीका में पॉपुलेशन एशिया के कंपेयर में कम है और एशिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कंपेयर में रेशियो में देखें तो एशिया है, और जो ओवरऑल देखें तो वहाँ अफ्रीका पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें तो एशिया है, और रेशियो के बेसिस पर देखें तो अफ्रीका है। यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपको ये 1 by 1 याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या कह रहा है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions and partnership for the goals। ये आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, आपके जो मेंस में काम आते हैं और प्रीलिम्स में भी ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, और अदर आपके जो पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और तो जो प्रोजेक्टेड ट्रेंड है डिसअपॉइंटिंग के वो ये है कि जो लास्ट टिकेट 2030 तक ये गोल अचीव हो पाएंगे कि नहीं, कि अंडर नॉरिश या हंगर फ्री वर्ल्ड को बनाया जा सकता है या नहीं, तो ये अफ्रीका होगा। अगर अफ्रीका को हंगर फ्री बनाते हैं तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा इसका रेशियो। अदर जो डिस्टिंक्ट फीचर है अंडर नॉरिशमेंट के वो रूरल बायस हैं। रूरल बायस कंपेयर टू किसके, मार्जिनलाइज जो एडवांटेज हैं वो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में उनसे काफ़ी ज़्यादा अंडर नॉरिशमेंट है। कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में। जेंडर डिवाइड भी इसका काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर नॉरिशमेंट में, जो डिसएडवांटेज करता है वुमेन को। ठीक है, और यहाँ जो अंडर नॉरिशमेंट है, अंडर नॉरिशमेंट में जो रिजल्ट है वो मैनिफेस्ट करता है हंगर को, इंट्रिंसिक कनेक्ट होता है, लाइज करता है, और लैक ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी फॉर एडिक्वेट फूड। यहाँ पर अंडर नॉरिशमेंट की प्रॉब्लम्स होने में क्योंकि यहाँ पर रोल प्ले करता है एक एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता है, इनटेक कैपेसिटी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट जो है वो एज्यूम करता है एक सिग्निफिकेंस हंगर प्रॉब्लम्स को। कॉस्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइजन इन रिसेंट ईयर्स, वर्ल्ड वाइड में बढ़ी है, जो कि वर्ल्ड वाइड के कंटेक्स्ट में देखें तो 3.96 परचेजिंग पावर पैरिटी, ये एक $3.96 ये कॉस्ट है एक हेल्दी डाइट की 2022 में। ठीक है, इंडिया में देखें तो $4.2 एशिया में है, नॉट इंडिया में, एशिया में ये परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी है एशिया की, और 3.96 ये है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो एशिया में जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। डिस्पाइट ये कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, ये कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट के राइजिंग होने के बावजूद भी एक अफोर्डेबल हेल्दी डाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर ये डिक्रीज हुई है, जो कि 2.88 बिलियन 2021 में था, और ये घट के 2.83 बिलियन हो गए 2022 में। लेकिन लो इनकम कंट्रीज जो है वो स्टिल फेस कर रहे हैं एक हेल्दी डाइट को। ओके, और रियल थ्रेट है
कि ये 2030 में जो गोल एजेंडा है जीरो हंगर की, ये अचीव हो पाएगा या नहीं, ये देखने की नीड होगी, ये देखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो लाइक करता है रेगुलेट करने के लिए फूड प्राइसेस को और रिड्यूस शेयर को। अगर ये चीज़ रिड्यूस हो जाती है तो फूड एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस हो जाता है तो वहाँ पर हेल्थी डाइट्स की जो यूनिवर्सल हेल्थी डाइट अफोर्डेबल हो पाएगी। ये सारे लोग अफोर्डेबल कर पाएंगे एक हेल्थी डाइट के लिए। और इस अकाउंट में देखा जाए कि इंडिया का जो सीन है वो एग्जामिन करता है, फोकस करता है एक थालीनॉमिक्स होती है कि सभी को अफोर्डेबल एक डाइट मिले, ठीक है। और ये बजट में अनाउंस किया गया था, हर बजट में अनाउंस किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि हर इंडियन को एक जो न्यूट्रिशनल डाइट मिले, न्यूट्रिशनल फूड की एक थाली मिले, ठीक है। तो इसे थालीनॉमिक्स इसे ही बोलते हैं कि थालीनॉमिक्स सबको अफोर्डेबल फूड मिले, ठीक है। और रिसेंट जो स्टडीज है ये शो करते हैं कि जो रूरल इंडियन पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, एक जो रिक्वायर्ड डाइट है वो से लेने में अनेबल हैं और जो 100% उनका इनकम है अराउंड 527 मिलियन, मोर देन 527 मिलियन जो पीपल हैं वो अपने जो 100% इनकम वो फूड को अफोर्ड करने में लगा देती है, ठीक है। अराउंड 63.3% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 100% अपना जो इनकम है वो स्पेंड करती है फूड के अफोर्ड करने में, ओके। तो लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट फूड सिक्योरिटी में और अनइवन प्रोग्रेस जो होती है इकोनॉमिक एक्सेस में वो हेल्दी डाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर इनकम भी कम है और क्या कम है, और यहाँ पर जो 100% अपना इनकम वो स्पेंड करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, ओके। तो ये एक जो वेकअप कॉल है इंडियन गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज अदर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो वर्ल्ड के लिए भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने वाली बात होगी। तो ये इंडिया की एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये आवश्यकता है कि एक रेजिलिएंट बिल्ड किए जाए, एक ऐसा एरिया बिल्ड किया जाए जो ड्राइवर करे इन मेजर प्रॉब्लम्स को और इनइक्वालिटीज़ को, जो एड्रेस कर सके इनइक्वालिटीज़ को, जो कि हेल्दी डाइट की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। और अनहेल्दी डाइट्स, इंडिया में जो अनहेल्दी डाइट्स है उसको देखते हैं, ये इंश्योर करता है जैसे ईट लैंसेट रेफरेंस, ठीक है। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये यहाँ पर अनहेल्दी डाइट की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि क्वालिफाइंग सच रेफरेंस डाइट्स वुड नॉट बी अफोर्डेबल फॉर मच ऑफ द लो इनकम पॉपुलेशन यहाँ पर एक जो फूड डाइट की थाली होती है वो अफोर्ड करने में नाकामयाब रहती है। साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ डाइट की जो डाइट कॉस्ट है वो 60% मीन डेली पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम है वो अपनी 60% की जो इनकम है वो लगा देती है अपने डाइट के लिए। लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थी फूड मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर देयर लो कंजम्पशन इन इंडिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लो इनकम पूरी उनकी 60% इनकम जो है वो किस में हो जाती है, वो ओनली फूड अफोर्डेबल करने में लग जाती है। तो ये और अदर कंजम्पशन के लिए उनके पास कोई इनकम नहीं रहती है। लो अफोर्डेबल जो फूड है वो एक सोल रीज़न हो सकता है नॉन कंप्लायंस के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है फूड इंटेक की ज़रूरत के लिए। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि जो रिचेस्ट 5% इंडियन हाउस होल्ड हैं वो भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं एक प्रोसेस्ड फूड को, ठीक है। और इसकी जो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है और ये पॉइंट आउट करता है कि जो इसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस है और जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो यहाँ पर मेजर कॉज प्रोवाइड करते हैं, मेजर कॉजेस हैं, मेजर कंसर्न हैं फूड क्वालिटी ऑफ डाइट के लिए, ठीक है। और हंगर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, तो 105 रैंक है 2023 की और 2024 की, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर इंडिया की रैंक पुअर है। और जब एनएसएसओ की बात करें तो यहाँ पर 3.2% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कंप्लाइंट नहीं कर पाती मिनिमम ऑफ 60 मील्स इन अ मंथ। 60 मील भी यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाती 3.2% यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया की, ठीक है। तो और 50% पॉपुलेशन वो ये कहती है कि एक दिन में तीन बार मील लेती है, ठीक है। और जो 2.5% हैं वो
पॉपुलेशन इंडिया की वो एटलीस्ट मतलब 2 स्क्वायर मील एक दिन में 2 टाइम्स लेते हैं मील, ठीक है। तो ये अराउंड हो जाता है 3.5 करोड़। तो यहाँ ऑथर ये कह रहे हैं कि इसे इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही हमारी पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ हो, लेकिन हम 3.4 करोड़ के जो पीपल हैं जो केवल और केवल 2 टाइम का भोजन कर पाते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है आज के दिन, जो 16 अक्टूबर, ठीक है, आज के दिन मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, थीम याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। और इसका मतलब है कि जो हंगर फ्री वर्ल्ड है उसकी सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ यूनिवर्सल राइट टू फूड, फूड सभी को अवेलेबल हो, ये इसकी थीम रखा गया है 2024 की जो वर्ल्ड फूड डे है, ठीक है। और ये इसका ये मानना है कि जो डिस्करेजिंग फूड वेस्ट है, मतलब इसका ये एक जो हेल्दी डाइट या फिर जो हंगर की प्रॉब्लम है, अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, इसे एक तरीके से इंश्योर किया जा सकता है कि डिस्करेज किया जाए फूड वेस्ट को, ऑर्गेनाइज किया जाए प्रॉपर फूड कलेक्शन को, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन मील्स को, ताकि कोई भी व्यक्ति हंगर से बच ना पाए, ठीक है। मीन्स कि उसे पूरे 2 से 3 बार एक दिन में उनको भोजन प्राप्त हो, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हंगर ना होने पाए, ओके। एक नेशन को प्राउड होना चाहिए कि एक सेल्फ सफिशिएंट हो और फूड नीड्स की क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसके साथ साथ उसे हंगर फ्री भी बनाना होगा, ठीक है। मतलब फूड सफिशिएंट तो हो ही, सेल्फ सफिशिएंट फूड के कंटेक्स्ट में हो ही, लेकिन उसे हंगर फ्री, ये कह रहा है इंडिया। जैसे इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है फूड कंटेक्स्ट में, बट उसे हंगर प्रॉब्लम्स हंगर फ्री भी होना चाहिए। फूड सफिशिएंट रीजन्स वर्ल्ड में इंश्योर करते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ह्यूमैनिटेरियन मैनर को, सो दैट द फूड डेफिशिएंट वंस आर नॉट लेफ्ट आउट, ओके। तो ये हमारा रहा आज का एक आर्टिकल। और आगे आर्टिकल ये भी एक सिमिलर आर्टिकल है जो कि एग्री फूड सिस्टम से रिलेटेड है। फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। इसे देखते हैं। इसके कंटेक्स्ट में ये कहा गया है जो आज ही के दिन क्या है, वर्ल्ड फूड डे, और इसकी थीम हम पढ़ चुके हैं, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। यह रोम बेस्ड एजेंसी FAO और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करते हैं कि जो ह्यूमन राइट है उनको एक हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ्स मिले, फ्री फ्रॉम हंगर एंड malnutrition, ये इंश्योर करते हैं UN, FAO, IFAD, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी यहाँ मल न्यूट्रिशन से या फिर हंगर से यहाँ पर डेथ ना हो, ठीक है, हंगर ना होने पाए। तो फूड सिक्योरिटी एक वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल वेलबींग के लिए और सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो फूड सिक्योरिटी। एक्सेस टू फूड सपोर्ट्स पीसफुल प्रॉस्परस कम्युनिटीज़, जो FAO की 2024 रिपोर्ट है वो एस्टिमेट करती है कि 733 मिलियन पीपल फेस कर रहे हैं हंगर को। इंडिया और हाईलाइट कर रहा है कि ये अर्जेंसी है, ये अर्जेंट सिचुएशन है कि एड्रेस किया जाए फूड इनसिक्योरिटी को। इंडिया की जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन अब फोकस किया जाए न्यूट्रिशन पर, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है चाइल्ड के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए भी। इनिशिएटिव्स जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन फिशरीज के लिए, ये ट्रांसफॉर्म करेंगी इंडिया की एग्री फूड सिस्टम को। और ये एफर्ट्स हाईलाइट करेंगे कि डाइवर्स फूड सोर्सेस हों और इंश्योर करें सेफ और न्यूट्रिशियस फूड फॉर एवरीवन, ठीक है। और हम एड्रेस कर सकते हैं कि इनइक्वालिटीज़ को और एम्पावर कर सकते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बाय प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ओके। और इंडिया की जो जर्नी है टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी ये कैसे मूव हुई, इसे देखते हैं कि जब 60 साल पहले मीन्स की जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ हम फूड डेफिशिएंट नेशन थे उसके बाद जो है जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया वो इफेक्टिव पॉलिसीज डेवलप हुई और एडवांसमेंट हुई इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन्स। इनकी हेल्प से हम एक फूड सफिशिएंट
सेल्फ सफिशिएंट नेशन बने इन टर्म्स ऑफ फूड। ओके, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में बनाया गया, ये प्रोवाइड करता है ओवर 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ सिटीजन्स को फूड प्रोवाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अप्रूव किया है कि फोर्टिफाइड राइस के लिए, ठीक है, और ये जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028 में सेटअप हो जाएगा और रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया की कमिटमेंट को टू इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ओके, इंडिया की जो फूड सेफ्टी है, फूड सेफ्टी सिस्टम है, वो रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रांग कमिटमेंट टू प्रिवेंटिंग हंगर अमंग इट्स सिटीजन्स, इफेक्टिव कोलाबोरेशन बिटवीन नेशनल पॉलिसीज एंड लोकल इनिशिएटिव्स। ये शो करेंगी कि वो रोबस्ट सिस्टम होगा कंट्री के फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए। इंडिया की जो एडवांसेस हैं और ये सिस्टम्स क्रूशियल होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी फोस्टर करने के लिए रेजिलियंस को, फ्यूचर इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक और हेल्थ रिलेटेड इशूज़ के लिए। तो अगर ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स खत्म होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। ओके, चैलेंजेस क्या क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक कॉर्नर स्टोन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर 93 मिलियन एग्रेरियन हाउस होल्ड हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 82% हैं जो लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड होल्ड करते हैं, ठीक है, और वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और ये फार्मर्स इनकाउंटर होते हैं वेरियस डिफिकल्टीज से, जैसे और जो कि इम्पैक्ट डालते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी पर और रूरल लिवलीहुड पर। नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन चैलेंजेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन हो रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं हमें, और ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर स्ट्रेन कर रहे हैं वाटर टेबल्स को, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और मोनोक्रॉपिंग हार्म कर रहे हैं सॉइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं वाटर यूसेज में और सॉइल मैनेजमेंट में, वो क्रूशियल हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल एज वेल एज ग्रोइंग क्रॉप्स एज वेल एज ऑफ फार्मर्स प्रोडक्टिविटी और देयर लिवलीहुड, रूरल लिवलीहुड्स। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग लिमिट करती है स्मॉल होल्डर फार्मर्स को। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, मतलब एडॉप्ट करना है मॉडर्न टेक्निक्स को, एडॉप्ट करना है तो ये रिड्यूस करेंगे प्रोडक्टिविटी को और इनकम को भी। इन्हेंस करना है एक्सेस टू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज इज़ वाइटल, ये इन्हेंस करना है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं एडॉप्ट करके फार्मर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी घट रही है और इनकम भी उनका घट रहा है। लेकिन जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्हेंस करने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी को और इनकम लेवल को। ओके, और इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस इज आल्सो क्रूशियल। मार्केट एक्सेस भी फार्मर्स की इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक्सेस अगर नहीं होगी तो जो फार्मर्स हैं अपनी क्रॉप्स को वहाँ या सेल नहीं कर पाएंगे और उन्हें अफोर्डेबल एक इनकम नहीं जनरेट हो पाएगी। मेनी स्मॉल होल्डर फार्मर्स को ज़रूरत है कि उनको एक्सेस मार्केट हो, मार्केट में अपने जो और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस और सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज हैं उनको इंश्योर किया जाए, ताकि फार्मर्स जो हैं वो अपने क्रॉप्स को अच्छे तरीके से अच्छे दाम पर बेचने जा सके, ठीक है। बेटर लिंक की फैसिलिटेशन हो बिटवीन प्रोडक्शन और मार्केट्स में, जैसे कि ताकि फार्मर्स जो है इंक्रीज कर सके अपनी इनकम को और रिड्यूस कर सके फूड वेस्ट को। रूरल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ये भी प्रेजेंट हैं ऑनगोइंग चैलेंजेस में, ठीक है, और इंश्योर करें कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एक्सेस कर पाए फाइनेंशियल सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम को, और ये सारे एक वाइटल होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एंड इन्हेंस करेंगे लिवलीहुड्स को, ठीक है। और जो क्लाइमेट चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करता है कि इंडियन वेदर पैटर्न क्या होगा, और यहाँ पर जो मानसूनी जो क्लाइमेट है उससे जो है फार्मर कम्युनिटी की क्या उनके रिजिलियंस बनाएगा या फिर वल्नरेबल बनाएगा, वो पर डिपेंड करता है मानसूनी सीजन या फिर क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। रोम बेस्ड एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोम बेस्ड एजेंसी जैसे
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी प्रमोट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को, मार्केट एक्सेस को और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। और ये एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिसोर्स वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कर रही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और हमारा एम ये है कि एम्पावर करना है स्मॉल होल्डर फार्मर्स को और क्रिएट करना है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को, ताकि उन्हें इंश्योर किया जाए उनकी फूड सिक्योरिटी और रूरल प्रॉस्पेरिटी को फार्मर्स की, ठीक है। और राइट टू फूड एक्सटेंड किया जा सके बियॉन्ड एग्रीकल्चर एंड टचेस द लाइफ्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब बियॉन्ड एग्रीकल्चर ही नहीं, बाकी सभी को एक अफोर्डेबल फूड प्राइस मिले और वहाँ पर सबकी लिवलीहुड एक अच्छी तरीके से अपना लिवलीहुड, अपना जीवन यापन कर सकें, इंक्लूडिंग मिलियंस लिविंग इन नॉन एग्रीकल्चर हाउस जैसे अर्बन एरिया या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में सेफ, न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल फूड की एक्सेस हो और एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल इंश्योर किया जा सके रिगार्डलेस और एम्प्लॉयमेंट और लोकेशन। उनकी ये ना देखा जाए कि उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है और उनकी लोकेशन कहाँ पर वो रहते हैं। विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के साथ इंश्योर किया जाए फूड सिक्योरिटी को फॉर नॉन फार्मिंग फैमिलीज़। और ये इम्पॉर्टेंट है एज सपोर्टिंग रूरल फार्मर्स, ये रूरल फार्मर्स सपोर्ट करने के साथ साथ इन्हें भी प्रोवाइड किया जा सके। एक फूड अवेलेबिलिटी नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के लिए रिलाई करता है कि एक रेजिलियंट फूड सिस्टम है कंट्री में, और फूड इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए और इंश्योर करते हुए एवरीवन को कि एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड हो, और स्पेशली इन एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ये भी इसेंशियल हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स जो कि प्रोवाइड किए जाए उन्हें फूड। और मार्केट इंटरवेंशन भी एक क्रूशियल एग्जांपल है फॉर स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड सपोर्टिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इंडिया एक बना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना था, इंडिया बन चुका है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इंश्योर करने के लिए फूड एक्सेस को अक्रॉस एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के लिए। और जो कंटिन्यूड एफर्ट्स हुए हैं वो ज़रूरी है कि वो एड्रेस करें फूड एक्सेस इनइक्वालिटीज़ को और इंश्योर कर सकें कि एवरीवन सभी को बेनिफिट्स हो इंडिया के एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट से। ओके, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सभी की, इवन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। जैसे पार्टनरशिप होना चाहिए FAO, IFAD, पुअर फूड प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंश्योर करने के लिए टू अंडरस्कोर करने के लिए आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव फूड सिक्योरिटी। ओके, एंड हमें कंटिन्यू सपोर्ट करना चाहिए फार्मर्स को और नॉन एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ को। तो ये यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पर जो इसके थीम बताई जा रही है कि वर्ल्ड फूड डे के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ ये आर्टिकल हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हमारा जो यील्ड है वो तो बढ़ रहा है, बट यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इंडिया एक अदर कंट्रीज़ की तरह एक अंडरस्टैंड करता है कि एग्रीकल्चर थ्रू गोल्डन मेट्रिक ऑफ यील्ड, यहाँ किलोग्राम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड, मतलब एक यील्ड तो बहुत हाई है, यूजुअली काउंटेड एज किलोग्राम पर हेक्टेयर। दिस नीड्स टू चेंज, मतलब ये है कि यहाँ यील्ड जो है, यील्ड तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम है, ठीक है, यील्ड कम है बिकॉज इंडिया में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, और फ्रेगमेंटेड होने की वजह से यहाँ पर जो उगाया जाता है 1 kg पर हेक्टेयर में एक जो फूड है वो उगता है, ठीक है, क्रॉप उगती है। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फोकस ऑन यील्ड इंश्योर्स फूड फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में फूड को यह मनी मीन्स की यील्ड को इंश्योर करना, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड को इंश्योर करना होगा। हिस्टोरिकली एम्फेसाइज करता है कि यील्ड स्टेम्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट लैंड इज यूजुअली कंसिडर्ड द मोस्ट स्कार्स रिसोर्स अमंग ऑल द इनपुट्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, और उनकी अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लैक होती है। अदर इनपुट्स जैसे कि वाटर, प्लांट न्यूट्रिशन
और लेबर, ये सारे क्या है, स्कार्स हैं, कम हैं। ये लैंड रिसोर्सेज भी लोगों के पास कम है। अराउंड 82% मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। हाई यील्ड मेनी लॉसेस, हाई यील्ड विथ मेनी लॉसेस, द डबलिंग डाउन ऑन यील्ड हैज लेड टू अ सिंगुलर एम्फेसाइज ऑन enhancing the quantity of output with little attention to the nutritional profile of food being grown. A recent study इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये पाया कि हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के जो राइस है और व्हीट है वो रिड्यूस करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंसिटीज़ को, ठीक है, विद जिंक लेवल्स ड्रॉपिंग बाय 33% इन राइस और 30% इन व्हीट। मतलब 33% राइस में जो जिंक है और 30% व्हीट में, और आयरन ड्रॉप करता है, ये जो मीन्स कि ये जिंक है ये आयरन ड्रॉप करता है सॉइल से 27% राइस में और 19% व्हीट में। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ एक लेटेस्ट डेटा है कि 1/3 ऑफ इंडियन चिल्ड्रन ये स्टंटेड है, अंडर 5 स्टंटेड है, और 2/3 आर एनीमिक। मतलब जो 1/3 इंडियन चिल्ड्रन वो स्टंटेड है और 2/3 है वो एनीमिक है, ओके, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कन्वेंशनल विजडम इज दैट मैक्सिमाइजिंग यील्ड्स मैक्सिमाइजेज फार्मर्स नेट इनकम। ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यील्ड पर जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर किया जाता है। और जो क्रॉप्स रिस्पॉन्स के साथ ये फर्टिलाइज़र डिक्लाइन होती है मोर देन 80% सिंस 1970s, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ओके। एडिशनली कह सकते हैं कि एक सिंगुलर फोकस होता है मैक्सिमाइज करने के लिए यील्ड को। ये हेल्प करता है विद सीजनल आउटपुट्स बट मे नॉट मैक्सिमाइज आउटपुट द होल ईयर राउंड। मतलब यील्ड यहाँ पर नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो है केमिकल यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जब डिज़ाइन कर रहे हैं सीड वैराइटीज़ को, तो वो पे करते हैं एक लिटिल रिगार्ड टू ऑन फील्ड सिम्बायोटिक रिलेशंस बिटवीन क्रॉप्स विद इन एंड अक्रॉस सीजन। मतलब जो साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं वो जब सीड बनाते हैं, सीड की वैराइटीज़ बनाते हैं, तब वो लिटिल अटेंशन देते हैं कि फील्ड जो सिम्बायोटिक रिलेशंस हैं वो क्रॉप्स और उनकी जो सीजन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। और प्रायः ये देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन जो क्रॉप्स की कॉम्बिनेशन है सीजन में और अक्रॉस सीजन में वो मैक्सिमाइज यील्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक सीजन में मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, बट ये मैक्सिमाइज हो सकते हैं ओवरऑल न्यूट्रिशनल आउटपुट में, और प्रॉफिट भी दे सकते हैं ओवर द ईयर। स्टडी फ्रॉम आंध्र प्रदेश से देखा जाए, स्टडी हुई है आंध्र प्रदेश से कि, और उन्होंने हाईलाइट किया है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है इंटरक्रॉपिंग शुगर केन की, वो चिली के साथ एक प्लांट, टोमेटो एंड कोरिएंडर, ये प्रोवाइड करते हैं ईयर राउंड स्टेबल फार्म इनकम वाइल इन्हेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो इनकम ये देते हैं फार्मर्स को और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। और ये हाई यील्डिंग वैराइटी सीड के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये यहाँ पर लीड करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी। जैसे इंडिया ने लॉस किया अराउंड मोर देन 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। और जैसे कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स वो भी लीड करते हैं और डिक्लाइन करते हैं रेजिलिएंट और न्यूट्रिशियस वन, जैसे कि एरिया, जब वो एरिया सोन किया जाता है अंडर कोर्स सीरियल्स जैसे कि मिलेट्स, वो ड्रॉप करते हैं 10 मिलियन हेक्टेयर्स ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, 10 मिलियन हेक्टेयर्स सिंस 1950 से। जबकि शेयर ऑफ राइस व्हीट ये बढ़े हुए हैं 13 मिलियन हेक्टेयर्स और 21 मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब यह क्या है कि कोर्स सीरियल्स जो हैं उनकी मात्रा घटी है और राइस एंड व्हीट की मात्रा बढ़ी है, ठीक है, इनकी यील्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जो है केमिकल का यूज ज़्यादा हो रहा है। और ये डाइवर्सिटी लॉस जो है वो प्रोडक्शन में रिड्यूस करता है। डाइवर्सिटी इन द थाली ऑफ एन एवरेज इंडियन, मतलब डाइवर्सिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है इंडियन की एवरेज पॉपुलेशन में।
लुकिंग एट द बेटर इंडिकेटर्स, क्या क्या बेटर इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि आवर फूड सिस्टम इम्पैक्ट करता है हेल्थ ऑफ आवर नेशन को, मतलब फूड सिस्टम जैसा फूड सिस्टम होगा नेशन का, वैसे नेशन की इकोनॉमी और नेशन की हेल्थ होगी, और ये डिपेंड करता है क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज पर। सेकेंड क्या है, इंडिकेटर्स शुड डायरेक्टली एड्रेस द आउटकम्स, क्या आउटकम होना चाहिए वहाँ पर इसका डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए इंडिकेटर्स को। ओके, तो अगर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल है तो इंडिकेटर कुड बी न्यूट्रिशनल आउटपुट पर हेक्टेयर पर ईयर एंड ओवर द ईयर, ऐसे ऐसे होने चाहिए। जो थर्ड इंडिकेटर है वो मैट्रिक्स है, जैसे कि सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वाटर यूज एफिशिएंसी और फार्म बायोडाइवर्सिटी, ये सभी मेन स्ट्रीम लाइन में होना चाहिए। जैसे कि इंक्लूजन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल हेल्थ कार्ड्स इज अ गुड स्टेप। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सागू बागू, ये पायलट प्रोजेक्ट है तेलंगाना का, जो खम्बम डिस्ट्रिक्ट उसमें खम्बम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, और ये फोकस करता है इम्प्रूव करने के लिए वाटर यूज एफिशिएंसी को, और इन्हेंस करता है फार्म बायोडाइवर्सिटी को, प्रोवाइड करके फार्मर्स को रियल टाइम डेटा, और रिकमेंड करता है ऑप्टिमल इरिगेशन को, और जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इन्हेंस करता है। फोर्थ इंडिकेटर क्या है कि हमें मेजर करना चाहिए केवल नॉट ओनली क्रॉप डाइवर्सिटी को फार्म लेवल पर, बट आल्सो कैप्चर करना चाहिए एक लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्कोर को, ताकि और डिग्री ऑफ इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी होना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि एक रीजन केवल और केवल एक रीजन with only one dominating crop is much more susceptible to price shocks and पेस्ट अटैक्स। जैसे कि यहाँ मोनोकल्चर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इंडिया में, कि मोनोकल्चर की जो क्रॉप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो इंटर क्रॉपिंग है वो बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है प्राइस शॉक्स की, प्राइस हाइक की, इन्फ्लेशन की, वो यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, एक सिंगल इंडिकेटर जस्टिफाई नहीं कर सकता एक मल्टीपल आउटकम्स के लिए, जो कि एक एग्रीकल्चरल सिस्टम को सपोज करता है एक सर्व करने के लिए। चेजिंग यील्ड्स हैज़ पुल्ड इंडिया अवे फ्रॉम डेवास्टेटिंग फेमिन, मतलब यील्ड को चेज करने के लिए, यील्ड को चेज करना इंडिया को एक धकेल सकता है डिवास्टेटिंग फेमाइन की तरफ, लेकिन ये फॉरवर्ड गोल नहीं हो सकता कि इंक्रीजिंग क्लाइमेट थ्रेट्स हो और डिक्लाइन हो नेचुरल रिसोर्सेज, मेकिंग आवर फूड सिस्टम्स वल्नरेबल। यह एक टाइम है चैंपियन बनने का, एक न्यू पैराडिम, जैसे कि जहां एग्रीकल्चरल सक्सेस मेजर किया जाए और इसकी जो एबिलिटी है वो नॉरिश हो, पीपल को नॉरिश किया जाए और सस्टेन किया जाए लिवलीहुड्स को, और प्रोटेक्ट किया जाए हमारे प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यही एजेंडा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये रहा आर्टिकल, जो हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मेजर था। ठीक है, जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स थी, जैसे कि इंक्रीजिंग राइस एंड व्हीट एंड डिक्रीजिंग कोर्स सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है एक नोबेल प्राइज, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि नेशंस क्यों फेल कर जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, और अकॉर्डिंग टू थ्री नोबेल प्राइज विनर्स इन इकोनॉमिक टर्म्स, वाई आर सम कंट्रीज रिच एंड सम अदर्स पुअर। ठीक है, कुछ कंट्रीज रिच हैं और क्यों कुछ कंट्रीज पुअर हैं, इसका क्या रीजन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, आज हम ये देखेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड कॉलोनियल पावर्स सेट अप एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स इन सम कॉलोनीज एंड इंक्लूसिव वंस इन अदर्स। ओके, तो ये हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2024 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है यूएस के इकोनॉमिस्ट जो है दारुन एसिमोग्लू और साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन मंडे को। ठीक है, फॉर द स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ है उसकी थीम क्या थी, किस थीम के लिए मिला है। फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस, कैसे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाए जो कि फॉर्म होते हैं और अफेक्ट होते हैं प्रॉस्पेरिटी से। तो प्राइस कमेटी क्रेडिट करती है प्राइस
कमिटी क्रेडिट किया कि विनर्स फॉर इन्हेंसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ व्हाई कंट्रीज फेल और सक्सीड। तो इसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर ने नोबेल प्राइज़ मिला। उनके वर्क का जो नोबेल प्राइज़ जिन्हें दिया गया है उनके वर्क का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वाई आर सम कंट्रीज रिच वाइल अदर्स आर पुअर इज अ क्वेश्चन, यही एक इनकी थीम थी। दैट हैज़ बीन डिबेटेड बाय इकोनॉमिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अकॉर्डिंग टू नोबेल कमिटी के अनुसार रिचेस्ट 20% कंट्रीज जो वर्ल्ड में आज के दिन 30 टाइम्स रिचर हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज इनकम देन द पुअरेस्ट 20%। मतलब क्या है कि 20% कंट्री रिचर कंट्री वो 30 टाइम्स रिचर हैं आज के पुअरेस्ट कंट्री 20 पुअरेस्ट कंट्रीज के कंपेयर में। ओके, जो ग्रेट डाइवर्जेंस है एवर सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू द ग्रेट डाइवर्जेंस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेट डाइवर्जेंस को लीड किया था इन लिविंग स्टैंडर्ड्स बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रेट डिवाइड क्रिएट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। वेरियस थ्योरीज ने प्रपोज किया और एक्सप्लेन किया ह्यूज डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स में रिच वर्सेस पुअर कंट्रीज के। कुछ इकोनॉमिस्ट ब्लेम करते हैं कि वेस्टर्न कोलोनियलिज्म एक प्राइमरी रीजन था फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी इवन टुडे, आज भी प्रॉस्पर कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलोनियलिज्म के कारण यहाँ पर आज भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अदर स्कॉलर्स आर्गू करते हैं कि जो डिस्पैरिटीज़ है नेचुरल रिसोर्सेज में वो इंडोमेंट करती है और एक्सप्लेन करती है डिफरेंसेस को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस कंट्रीज में। सम अदर कुछ और जो स्कॉलर्स हैं वो आर्गू करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है और इवन हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करता है नेशन के फेट को। और 2024 का जो नोबेल लॉरियट्स हैं जबकि ये आर्गू करते हैं कि डिफरेंसेस है क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, कि क्या बेस्ट एक्सप्लेन करना है, ये डाइवर्जेंस दिखाता है इन द इकोनॉमिक फेट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो कितना रोबस्ट है और क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी कितनी है कंट्री की, उससे डिफाइन करता है कि इकोनॉमी जो कंट्री का इकोनॉमिक फेट है वो कैसा रहेगा। ओके, सॉरी, दिस थीसिस इज मोस्ट फेमसली एलाबोरेटेड इन 2012 बुक वाई नेशंस फेल। ये 2012 की बुक है जो कि एक नेशंस फेल क्यों होता है यहाँ पर एलाबोरेट करती है कि ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी रिटन बाय दारोन एसिमोग्लू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड आल्सो इन द 2004 पेपर इंस्टीट्यूशंस एज अ फंडामेंटल कॉज ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ रिटन टुगेदर बाय ऑल 3 ऑफ दिस ईयर्स नोबेल लॉरिएट। ठीक है, साथ में ये जो नोबेल लॉरिएट है इन्हें दिया गया है। वाई इज द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन सो इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। अकॉर्डिंग टू डगलस नॉर्थ, एक नोबेल लॉरिएट हैं, एक पायोनियर न्यू इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक के हैं। और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस रूल्स ऑफ द गेम दैट डिफाइन द इंसेंटिव्स ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल के लिए इंस्टीट्यूशंस जो स्टॉप हैं, रुके हुए हैं स्टेट फ्रॉम सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ honest citizens would give ordinary citizens the incentive to work hard without the fear of expropriation and that in turn would lead to general economic prosperity। ठीक है, और नाउ एस्मेगलू एंड जॉनसन आर्गू करते हैं कि इन देयर बुक में कि इंस्टीट्यूशंस कैन ईदर बी इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव। ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्या हैं कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ये सिक्योर करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को और डेमोक्रेसी को, जबकि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो मार्क करते हैं इनसिक्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को और लैक करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम को। यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है उसे भी इंश्योर नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें डिफरेंसेस हैं। जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ट्राई किया डेमोस्ट्रेट करने की कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस लीड करते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को और हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स को, जबकि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस लीड करते हैं इकोनॉमिक डिग्रेडेशन को और पॉवर्टी को। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल आर्टिकल है। और उसके अंत में
उन्होंने स्टडी किया कि काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉलोनलिस्ट हैं, सेटअप करते हैं इन डिफरेंट कॉलोनीज़ में एंड इम्पैक्ट डालते हैं कि दिस हैड ऑन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फेट ऑफ दिस कंट्री। ये कॉलोनलिज्म जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाली है इस कंट्री इन कंट्रीज़ के फेट को। जब एक कॉलोनियल पावर नहीं चाहती थी टू सेटल होने के लिए इन अ सर्टेन कंट्री में फॉर वेरियस रीजन से, जैसे कि हायर मोर्टालिटी रेट्स हो ड्यू टू जियोग्राफी, हायर मोर्टालिटी रेट हो, वहाँ पर अपने आप को सेटल नहीं किया, ठीक है, कॉलोनियल पावर वहाँ सेटअप नहीं किया और ये सेटअप किया इंस्टीट्यूशंस को दैट वर एक्सट्रैक्टिव इन नेचर एंड इनिमिकल टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो कॉलोनियल पावर हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप वहाँ नहीं किया जहाँ प्रॉब्लम्स थी मोर्टालिटी रेट की, ठीक है, और वहाँ पर सेटअप किया जहाँ मोर्टालिटी रेट की प्रॉब्लम्स इन्हें नहीं दिखाई दिया, और इन्हें दिखाई दिया कि मतलब वहाँ पर मोर्टालिटी रेट बहुत कम है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द गेम जो विच ये नोट होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस ये आल्सो इंक्लूड हो जिनके पास फैक्टर हो, जैसे कल्चरल फैक्टर, और जो इन्फ्लुएंस करता है मोर एक्सप्लिसिट रूल्स ऑफ द गेम को एक्सप्रेस करते हैं बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ठीक है। वाई डोंट वी हैव मोर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, मोर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं हैं? तो नोबेल लॉरियट्स ये बताते हैं कि क्यों इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं हैं, विच आर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हैव नॉट बीन अडॉप्टेड बाय मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में अडॉप्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आगे बताते हैं कि दे अट्रीब्यूट करते हैं कि डिफरेंट चॉइसेस होते हैं जो कि रूलर्स फेस करते हैं अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज में। जब रूलर्स हैं कंट्री को रूल करने वाले, वो एबल होते हैं सेफली एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज को फॉर देयर पर्सनल गेंस के लिए थ्रू एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब जोर जबरदस्ती करते हैं, वहाँ पर कोई फ्रीडम उन्हें नहीं देते। लॉरियर्स आर्गू करते हैं कि दे हैव लिटिल रीजन टू ब्रिंग इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। भारी क्यों पड़ता है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हों कंट्री में और लोगों को ये पता चले कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल हो सके, ठीक है। और इन सच केसेज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस ये प्रिवेल कर सकते हैं फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एज लॉन्ग एज द मासेज डू नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेटस क्वो, ठीक है। जब तक यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो प्रिवेल तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ जो मासेस है, वहाँ की पॉपुलेशन है, उसे ओवर रूल नहीं कर देती, कि जो स्टेटस क्वो है, जो वहाँ पर बनी हुई स्थिति है, उसको वहाँ पर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करते हैं, तब तक वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बने रहेंगे। लेकिन इफ देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ अ पॉपुलर uprising against extractive institutions, at least some rulers may decide to yield to popular demand and reluctantly set up more inclusive institutions which aid economic growth, मतलब और सारे रूलर्स जो ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को अपोज कर रहे हैं तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी उनमें ऐड करती हैं, ठीक है। जो एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है, बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ये हमारा रहा आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन द नीड टू मेक मोर कंटेनर्स टू बूस्ट ट्रेड। कंटेनर क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए? डज इंडिया हैव अ शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स फॉर स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इंडिया की रैपिड ट्रेड ग्रोथ इज प्लान्ड अराउंड द कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ कंटेनर का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जा रहा है कि कंटेनर्स के इम्पोर्टेंस कैसा होता है कि कंटेनर सीमलेसली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय रेल के द्वारा, शिप के द्वारा और रोड के द्वारा, ठीक है। और कंटेनर्स रिवोल्यूशनाइज करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को by rapidly cutting transportation time, port delays and so on,
ठीक है। और कंटेनर बॉक्सेस जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं और उनके डायमेंशन जो है और कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ताकि ट्रेड बहुत ज़्यादा उन्हें कैरी किया जा सके गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। क्या सीन है इंडिया में, क्या सीन है, कंटेनर्स कितने हैं और क्यों कैसे मतलब यहाँ पर कितनी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो इंडिया ने डिमांड किया इंक्रीज करने के लिए कंटेनर को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी को वेरियस पोर्ट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट, जैसे वधावन पोर्ट अभी न्यूली बन रहा है, गलतिया बे पोर्ट्स जो है अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और मल्टी मॉडल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बिल्ड कर रहे हैं अराउंड कंटेनर्स, ठीक है। इनके अराउंड कंटेनर्स को बिल्ड किया जा रहा है। इंडिया की जो कंटेनर मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है मोर देन डबल फ्रॉम 11.4 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से 2023 में टू 26.6 मिलियन TEU बाई 28। तो इतना ज़्यादा इंडिया के लिए टारगेट है, ठीक है। तो ये कंटेनर्स के यहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा है, डेटा याद करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इंडियन पोर्ट्स आर एट ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट बट कैन नॉट एस्पायर टू बी हब पोर्ट्स बिकॉज ऑफ कंटेनर शॉर्टेज। यहाँ पर कोलंबो, दुबई, हांगकांग ये ड्रा करते हैं मदरशिप ट्रैफिक को, जो कि इंडिया में ये ऐसे पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इंडिया को भी अपने जो कंटेनर है वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो भी रहा है। जैसे वधावन पोर्ट और जो गलतिया बे ये भी पोर्ट बन रहे हैं, यहाँ पर कंटेनर सेटअप किए जा रहे हैं, ओके। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है, जो इजराइल गाजा वार हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि ये ऑफन कास्ट करते हैं एक शैडो ऑन द शिप ट्रैफिक थ्रू सुएज कनाल। ये सुएज कनाल को ब्लॉक भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे कि इजराइल गाजा वार हो रहा है, ठीक है। इजिप्टियन जो मीन्स कि यहाँ पर जो यमन में हाउथी रिबेल्स हैं वो अभी कंटेनर को कैप्चर कर लिए थे, ठीक है, इंडियन कंटेनर को, ओके। और सरकम नेविगेटिंग अफ्रीका ये यहाँ लेंथ कर रही वोयाजेस को बाई 10 to 15 डेज और कंटेनर अवेलेबिलिटी टेक्स अ हिट एज अ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर की जो मूवमेंट है वो भी बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस होती है ट्रेड में। रसिया यूक्रेन वार भी यहाँ पर क्लोजर है, सम पोर्ट्स कुछ पोर्ट्स के क्लोजर है, ठीक है। चेंज करती है रूट्स में और इंश्योर करती है कॉस्ट को एज वेल एज इनहेंस्ड कंटेनर फ्री ट्रेड्स। यहाँ पर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन वार की वजह से। पायरेसी भी काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है, जो कि इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, और ये फ्रीट कॉस्ट को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। और ये बनाती है सेंस टू बिल्ड अ लार्ज एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ कंटेनर बॉक्सेस। तो कंटेनर बॉक्सेस को ये लार्ज और अफोर्डेबल बनाने के लिए इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है, वार वगैरह और पायरेसी वगैरह रोकना ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन कंटेनर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कि ये PPP मॉडल को अपना के बिटवीन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच ये डेवलप कर सकते हैं मोर कंटेनर को। डायरेक्ट सब्सिडी दे सकती है और वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो दे सकते हैं ये सपोर्ट करते हैं टू सपोर्ट मेजर्स अवेलेबल फॉर विद द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट और मल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ये कंटेनर को डेवलपमेंट कर सकती है और इसे इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे कंटेनर को बिल्ड कर सकती है। इंसेंटिव दे सकती है, इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑफ GST की जो रिलैक्सेशन है टू मैन्युफैक्चरर्स के लिए और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंटेनर्स विल हेल्प टू रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट ऑफ द कंटेनर प्रोडक्शन, ठीक है। जो शिपर्स हैं और इंडियन कंटेनर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं मार्केट कॉन्फिडेंस को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो है और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक बाय गवर्नमेंट द्वारा जो रिड्यूस करते हैं टर्नआउट टाइम को, ओके, ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनर्स एंड ईज देयर शॉर्टेज। तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कंटेनर्स को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल है डीपर रोल। यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मतलब रोल है वेस्ट एशिया में। तो इसका यहाँ पर कंटेक्स्ट है द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट साइकिल इन वेस्ट एशिया कुड हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। तो यहाँ पर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिसीजन है सेंड करने के लिए एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम टू इजराइल और सोल्जर्स को ऑपरेट करने के लिए इसे
तो लेटेस्ट जो साइन है वो यूएस इज़ गेटिंग ड्रन इनटू द अनफोल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने मिसाइल्स और जो सोल्जर्स हैं वो भेज रहे हैं, जो कि ये जो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा वार को गाजा पर और फेस करेगा एलिगेशंस ऑफ जीनोसाइड। मतलब ये इजराइल कैरी आउट करता है डिजास्टर्स को, ठीक है, और डिस्प्रपोर्शनेट करता है गाजा पर और फेस करेगा ये एलिगेशंस टू ऑफ जीनोसाइड। मतलब जितने भी अगर मिसाइल्स वगैरह यहाँ पर सेंड करेंगे उतने ही इजराइल जो है वो गाजा पर अटैक करेगा और जीनोसाइड होगी, एक जीनोसाइड माना जाएगा, ह्यूमन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये मतलब कैंपेन चलाया जाएगा। तो इससे ये थ्रेट हो सकते हैं। यूएस ने लॉन्च किया एक एयर स्ट्राइक कैंपेन अगेंस्ट यमन्स हाउथीज रिबेल्ट हु डिक्लेयर वार अगेंस्ट इजराइल। जो वार अगेंस्ट इजराइल में इजराइल के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया था हाउथीज रिबेल, उसने वहाँ पर यूएस ने लॉन्च किया एयर स्ट्राइक, ठीक है, और अटैक किया था कमर्शियल वेजल्स में इन रेड सी और स्ट्राइक किया हसब अल सभी, एक शिया मिलिशिया इन इराक में है और सीरिया में है। जबकि सेक्रेटरी ब्लिंकन सेक्रेटरी हैं वहाँ के अमेरिका के, वो अरब अलायंस के साथ, मतलब वहाँ पर उस समय अफ्रीकन अरब अलायंस दोनों साथ में मीन्स बातचीत कर रहे थे। बट व्हाट मिस्टर बाइडन डिड नॉट डू व्हाट टू पुट मीनिंगफुल प्रेशर ऑन इजराइल which is now accused by the UN investigation of having committed war crimes and crimes against humanity in Gaza. ब्राउन यूनिवर्सिटीज कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट कहती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंड किया है अराउंड $17.9 बिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस टू इजराइल सिंस अक्टूबर 2023। तो इतना ज़्यादा रुपीज़ खर्च किया है यूएस ने। यहाँ जो यूएस का डिफेंस सिस्टम है थर्ड, ये पॉइंट्स करता है कि प्रिकैरियस सिक्योरिटी सिचुएशन इन इट्स अलाई इन इट, ठीक है। जो थर्ड सिस्टम है ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये डिफेंस सिस्टम है यूएस का, जो कि यहाँ एज करता है अपनी एलाइज को। आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ वार इजराइल इज़ येट टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर इजराइल जो है अपने जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो भी उसे मिलना अभी दूर की बात है। हमास ने स्टिल फायर कर रहा है रॉकेट को इजराइल में। हिजबुल्ला स्टेप किया है आगे, अपनी चाल चला है कि रॉकेट दागा है और ड्रोन अटैक किया है इजराइल के लेबनान इन्वेजन में। और संडे को, अभी जो संडे था, वहाँ हिजबुल्ला ने ड्रोन स्ट्रक किया इजरायली मिलिट्री बेस पर और किलिंग 4 सोल्जर्स को भी किल कर दिया। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है, ठीक है। इजराइल हैज़ गॉन रोग इन गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया एंड लेबनान। इजराइल ने यहाँ धीरे धीरे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी के लिए यहाँ रिफ्यूज़ नहीं किए टू यूज़ द लेवरेज एज इजराइल हैज़ गॉन रोग इन गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया एंड लेबनान। दिस एस्केलेशन साइकिल कुड ड्रैग द यूएस डीपर इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। सफरर्स अवार्डेड, नेक्स्ट आर्टिकल है सफरर्स अवार्डेड। ये देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ मिला है इन सफरर्स को मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ दिस ईयर शुड स्टिल डिबेट्स ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये अवार्ड किया गया था न्यूक्लियर सफरर्स को, न्यूक्लियर अटैक सफरर्स को, और ठीक है, 79 ईयर्स आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी, सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन फॉलोइंग द यूएस एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग एटॉमिक बम्स ऑन दीज सिटीज़, ओके। तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। और कि न्यूक्लियर पीस प्राइज़ 2024 में जो अवार्ड किया गया था वो न्यूक्लियर वेपन्स को अबोलिश करने के लिए दिया गया था। एक एस्टिमेशन से ये पता चलता है कि 1.5 लाख पीपल डाई हुए थे इन बॉम्बिंग्स में, जो हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया गया था बाय द यूएस। और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, नो मोर हिबाकुसा। नो मोर हिबाकुसा का मतलब ये है कि अब कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर अब कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो वहाँ के राजा थे, किंग थे,
जापान के, वहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब हम वार नहीं करेंगे, हमें हमें अगर वार किए तो यहाँ पर हम इस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए जापान के किंग ने वार को वहीं पर रोक दिया, जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था। नोबेल कमेटी ये कमेंड करती है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द हिडानक्यो, जिसका एक्टिविज्म है कुछ स्कॉलर्स के जैसे है, और ये नोबेल कमेटी ने हेल्प किया शिफ्ट करने के लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन जापान टूवर्ड्स ग्रेटर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस एंड सेंसिटाइज द पब्लिक टू द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिफिज्म। तो यहाँ पर ये न्यूज आर्टिकल है रिलेटेड टू, यहाँ से पीस मीन्स पीस इस्टेब्लिश करने के लिए और न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं उसे डिसआर्मामेंट करने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है, जो कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्स, जैसे ईरान धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो है ये पीस प्रोसेस को ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इसे हिडानक्यो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, इसके फील्ड में इस कंटेक्स्ट में इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, और हिडानक्यो जिसका हिबाकुसा मेंबर है, वो इनमें देयर लाइफ अपने जो लाइफ्स के इवनिंग में वो शुड एटलीस्ट रिमाइंड द वर्ल्ड येट अगेन अबाउट द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बम अटैक्स एंड स्टीर अ डिबेट ऑन मीनिंगफुल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन में लड़ते रहे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो आर्टिकल प्रीलिम्स बेस्ड है, और इनमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ठीक है, इंडिया यूएस कंक्लूड $3.5 बिलियन डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल: स्टेल्थ गार्ड व्हीकल दैट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस फॉर इंडियन नेवी। तो क्या ये करेक्ट है? इट इज़ अ एरियल व्हीकल दैट मेजर्स लैंड एक्यूरेसी, इट हैज़ a capacity to hypersonic carrying capacity power, it will be included in GSLV Mark 3 for गगनयान मिशन फॉर सर्वेलांस ऑफ द स्पेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो है फर्स्ट, स्टेल्थ गार्ड व्हीकल दैट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस फॉर इंडियन नेवी। यहाँ पर जैसे ये लिखा है कि इंडियाज़ के जो यहाँ पर अगर इसे इंडिया अचीव करता है तो यहाँ पर ये एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो कि एक बार इंडक्ट हो गया तो ये सिग्निफिकेंटली आर्गूमेंट इंडियाज इंटेलिजेंस, सर्विलांस और जो रिकॉनेसेंस की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में जो होल्ड हो रहे हैं इलेक्शन, उसके कंटेक्स्ट में प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन आया था, तो इसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, In India, there is no law restricting the candidates from contesting one Lok Sabha election from 3 constituencies. तो 3 constituency है या नहीं? ठीक है, in the 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if a candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all constituencies. तो कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ जो आंसर सही होगा वो सही आंसर है ओनली 2, क्योंकि यहाँ देवीलाल जो थे वो 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने लोकसभा चुनाव लड़े थे 1991 में। उसके बाद से ये प्रोविज़न हटा दिया गया, ओनली एंड ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ सकते हो, बट मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है जो ये आप कैरियज हॉर्स कैरियज देख सकते हो वेस्ट बंगाल में मूव कर रही है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ये कंसर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ 2024 में एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड, इसी पर बेस्ड था। ठीक है, तो मॉइडम्स द माउंटेन बरियल सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम, शांति निकेतन, महाबोधि टेम्पल, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट जो आप
वहाँ देखते होंगे ना कि साउथ ईस्ट एशिया में विच ऑफ द स्टेटमेंट्स डिजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिजिग्नेटेड है। अभी जो है न्यूली मॉइडम्स ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिजिग्नेट हुआ था। और इसी से रिलेटेड शांति निकेतन जो है, ये क्वेश्चन वहाँ पर स्टेटमेंट में था कि शांति निकेतन है या नहीं है, तो ये भी था। ठीक है, महाबोधि टेम्पल ये भी है, अंकोर वाट ये भी है, तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है और ये सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं और मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पर टारगेट देते हैं कि 20 से मीन्स की 20 लाइक देते हैं तो मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप अगर यहाँ पर व्यूज़ मिलेंगे, मुझे लाइक मिलेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन देंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ करिए ताकि मुझे इनसे मोटिवेशन मिले और आपको मैं एक अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करके दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।